अमेरिका में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, टेस्ला जैसी कंपनियां हैं। चाइना में हुआवे, लेनोवो, जियोमी, एयरबस, टेंसेंट, BYD जैसी कंपनियां हैं। फ्रांस में एयरबस, रेनॉल्ट जैसी कंपनियां हैं। साउथ कोरिया सैमसंग, हुंडई, LG। जापान में टोयोटा, सोनी, होंडा, पैनासोनिक। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि भारत में क्या है तो बिल्कुल कह देना, कौन हमारी सबकी माता? भारत माता, भारत माता। देखिए, भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में डॉलर की डोमिनेंस को खत्म कर सकती है। हर दिन लगभग 60 करोड़ ट्रांजैक्शन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, साबित करता है कि भारत की डिजिटल क्रांति कहां तक पहुंच गई है। सिर्फ मई 2025 में प्रतिदिन ट्रांजैक्शन की संख्या 600 मिलियन के करीब पहुंच गई थी और पूरे पिछले साल 1.8 खरब ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसी टोटल वैल्यूएशन 182 लाख करोड़ रुपए है, तकरीबन $2.2 ट्रिलियन। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत की नई डिजिटल क्रांति का ऐलान है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरा अमेरिकन बैंक और अमेरिकन डॉलर सिस्टम इससे हिल गया है। आज अमेरिका डॉलर को एक आर्थिक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन इस पूरे गेम में एंट्री हो गई है यूपीआई की। यूपीआई की मदद से अब कई देश अपने मुद्राओं में ही सीधे पेमेंट कर पा रहे हैं। ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को एक नई दिशा मिल रही है। दोस्तों, समय में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इस समय ऑनलाइन पेमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। NEFT, RTGS से पैसे भेजने में घंटों लग जाते थे। कई बार तो पूरे दिन का इंतजार करना पड़ता था। बैंकों के चक्कर, भारी चार्ज और ट्रांजैक्शन टाइम लिमिट। कमेंट में बताना आप में से कितने लोग 2015 के पहले ऑनलाइन पेमेंट किया करते थे, और नहीं करते थे तो भी बताना। पहले इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट के प्रमुख 3 तरीके हुआ करते थे: NEFT, RTGS और IMPS। NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यह एक बैच सिस्टम था, यानी पैसे रात में एक साथ प्रोसेस होते थे। तो अगर आप दोपहर में भी पैसे भेजते थे तो पैसे अगले दिन बैंक खुलने पर ही ट्रांसफर होते थे, जिसमें ₹2.5 से ₹25 तक के चार्जेस लगते थे। दूसरा RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह ज्यादा बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए था, लेकिन इसकी टाइम विंडो लिमिट थी। दिन के कुछ घंटों में ही आप ट्रांजेक्शन कर पाते थे। तीसरा IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यह थोड़ा तेज था और 24/7 उपलब्ध था, लेकिन इसके लिए बैंक ज्यादा चार्जेस लगाती थी। इन तीनों सिस्टम में ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बैंक में फॉर्म भरने की जरूरत होती थी। कभी कभी OTP की परेशानी होती थी और यह तरीका महंगा होने के साथ साथ स्लो भी था। इसमें ₹5 से ₹25 तक का चार्ज लेती थी बैंक। लेकिन फिर आया UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसने पूरे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को ही हिलाकर रख दिया। UPI एक ऐसा सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने बनाया है, जिसे आप अपने मोबाइल अकाउंट से सीधा अपने बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं और UPI के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में 24 आवर 7 डे बिना किसी चार्जेस के पेमेंट भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट मार्केट में UPI का हिस्सा 2024 में 83% तक पहुंच गया है, जो 2019 से मात्र 34% था। इसका मतलब 8 में से 7 ट्रांजैक्शन UPI के माध्यम से हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कार्ड आधारित डिजिटल भुगतान जैसे वीजा, मास्टर कार्ड का हिस्सा गिरकर मात्र 21% का रह गया है, जबकि 2018 में लगभग 43% का था। और तो और पेपल इंडिया की हिस्सेदारी मात्र 0% रह गई है। आज भारत में प्रतिदिन लगभग 60 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिसकी कुल वैल्यूएशन लाखों करोड़ों की है। 300 से ज्यादा बैंक UPI के साथ जुड़ चुके हैं, 50 से ज्यादा एप्लीकेशन UPI पेमेंट सपोर्ट करते हैं। चाहे आपके नजदीकी किराना दुकान हो, राशन की दुकान हो या बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट या बिग बास्केट, UPI सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। वहीं हम बात करें खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका की, तो वहाँ का बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम बिल्कुल अलग है। अमेरिका में ज्यादातर पेमेंट कार्ड जैसे वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। हर ट्रांजेक्शन पर व्यापारी को 2.5% फीस देना पड़ता है। पेपल, वेनमो जैसे डिजिटल वॉलेट भी फीस लेते हैं और पैसे रिसीव करने में 1 से 3 दिन का समय लगाते हैं। अब हम देखते हैं UPI डॉलर की डोमिनेंस को कैसे कम कर सकता है वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर की इंटरनेशनल पेमेंट में ज्यादातर डॉलर का इस्तेमाल होता है, जो कई देशों की आर्थिक आजादी पर असर डालता है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत अमेरिका का डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य मुद्रा बन गया। आसान भाषा में बोलूं तो ब्रिटेन वुड्स समझौते में तय हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल और केवल एक ही करेंसी में होगी, वो है US डॉलर। मतलब अगर भारत को रूस से तेल लेना है तो पहले रुपया डॉलर में बदलेगा, फिर जाकर डॉलर में तेल खरीदेगा। सीधा मतलब है कि डॉलर की मांग हमेशा बने रहेगी। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती, अमेरिका ने एक और गेम सेट करके रखा था, स्विफ्ट सिस्टम। अब थोड़ा समझते हैं स्विफ्ट सिस्टम। आप भारत से अमेरिका में किसी व्यक्ति को पैसा भेजना चाहते हैं। आपका बैंक SBI और सामने वाले का बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका। अब दोनों बैंकों को पैसे के लेन देन करने के लिए आपस में बातचीत करनी होगी, जैसे कितना पैसा भेजना है, किसे पैसा भेजना है और किस अकाउंट में पैसा भेजना है।
यही मैसेजिंग का काम करता है स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम खुद पैसे ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि बैंक टू बैंक कम्युनिकेशन का काम करता है। दुनिया भर में 200 से ज्यादा देशों के 11,000 से ज्यादा बैंक संस्थाएं स्विफ्ट सिस्टम से जुड़ी हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क जिसका पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। मतलब अगर किसी भी देश ने जरा सा विरोध किया तो सीधा स्विफ्ट सिस्टम से बाहर, मतलब देश में ना पेमेंट आ सकता है और ना देश से बाहर पेमेंट जा सकता है। जैसे ईरान, वेनेजुएला, रूस, इन पर अमेरिका ने डॉलर बेस्ड ट्रेडिंग बैन कर दी, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था हिल गई। मतलब अमेरिका जब चाहे बिना एक भी गोली चलाए किसी भी देश की कमर तोड़ सकता है। जी हाँ, अमेरिका डॉलर को और स्विफ्ट सिस्टम को आर्थिक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन इस पूरे गेम में एंट्री हो गई यूपीआई की। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और जापान यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अब कोई भी भारतीय अपने फोन से डॉलर का इस्तेमाल किए बिना किसी भी विदेश में लेन देन कर सकता है। यूपीआई सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर रहा, वो डॉलर के दबदबे को भी धीरे धीरे तोड़ रहा है। सोचिए एक भारतीय जो बिना डॉलर का इस्तेमाल किए जापान में पेमेंट कर सके, ना कोई एक्सचेंज रेट का झंझट, ना कोई बैंक की भारी भरकम फीस और ना ही कोई स्विफ्ट सिस्टम की दादागिरी। बस मोबाइल निकालो और क्लिक करो। मतलब अब भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि अपना खुद का पेमेंट सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये मजाक नहीं। 2023 में यूपीआई से 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए थे, जिसकी कुल वैल्यूएशन 125 लाख करोड़ यानी 1.5 ट्रिलियन डॉलर। और 2024 में 1.8 खरब ट्रांजेक्शन हुई, जिसकी कुल वैल्यूएशन 182 लाख करोड़ यानी 2.2 ट्रिलियन डॉलर। मतलब भारत का यूपीआई अकेले कई देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ा है। तो अगली बार जब चाय की टपरी में आप 10 रुपए का पेमेंट यूपीआई के माध्यम से करो, तो याद रखना आप सिर्फ यूपीआई के माध्यम से पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन रहे हो। जय हिंद, जय भारत।